हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनसाइट की टेस्ट सीरीज हम लोग, ठीक है। तो ये जीएस प्री टेस्ट नंबर हमारा 14 है। इसका जो तुम्हारा इनसाइट का है, ये साइंस एंड इकोलॉजी का टेस्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप लोग कह भी रहे थे कि सर साइंस एंड इकोलॉजी के टेस्ट कम हैं तो उनके और डिस्कस कर लीजिए, तो मैं इनसाइट के उठाया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से डिस्कस कर लूँगा मैं, जो भी 2 3 4 होंगे वहाँ के, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ताकि और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिल जाए, क्योंकि अब टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा मिल गया है ना, तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो आई होप अगर हम ये इंसाइट और विजन की टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों का जो है प्रीलिम्स रुकेगा, ठीक है। तो आप लोगों का प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो आगे शायद कुछ ना करना पड़े। बस आप लोग क्या कीजिए कि नोट्स जो हैं आप लोगों के, ठीक है, उनका रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ जो आपका जितना भी मतलब मटेरियल है उसको रिवीजन जितना आप लोग कर लेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा चलेगा। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग कह तो रहे थे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर मतलब साइंस एंड इकोलॉजी के टेस्ट तो करवाने ही हैं, साथ ही साथ कह रहे थे कि इनसाइट के सारे टेस्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो देखो, विजन के 35 टेस्ट हैं, तो उसमें हम लोगों ने 25 कर लिए हैं, उसमें के 10 बचे हुए हैं। बाकी जितने हमारे ये साइंस और मतलब जो इनसाइट के बचे हैं, ठीक है। तो जितने हो पाएंगे उतने हम लोग कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर, हम इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर इसमें, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जीव उन परिस्थितियों और एक निश्चित मतलब प्रत्येक जीव उन परिस्थितियों का एक निश्चित प्रयास होता है, ठीक है, जिसे वह सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा पारितंत्र में उसकी विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है, ठीक है, और यह सामूहिक रूप से निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ए ऑप्शन है हमारा, उसके पारिस्थितिकी तंत्र का होता है, या फिर उसके पर्यावरण का होता है, या उसके पारिस्थितिकी का होता है, या उसकी मतलब पारिस्थितिकी निकेत जो होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो उन परिस्थितियों में जो निश्चित परास में होता है, ठीक है, और जो क्या करता है, एक समूह का निर्माण करता है। तो उसमें जो संसाधन यूज होते हैं, तो उसमें जैव विविधता है, पारितंत्र है, ठीक है, और विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। तो उसमें अगर बात करें तो ये हमारा जो पारिस्थितिकी निकेत हो रहा है उसकी बात की जा रही है, क्योंकि पारिस्थितिकी निकेत में ये सभी जो विशेषताएं होती हैं जिससे पारिस्थितिकी निकेत का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि अजीवी कारकों के प्रति जीवों की अनुक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं होती है। सेकेंड है कि सभी पक्षियों और स्तनधारी जो तापमान नियमन और परास नियमन के लिए सक्षम होते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो देखो, जो सभी पक्षी और ये जो सभी पक्षी और स्तनधारी होते हैं, ये तो जो नियमन मतलब तापमान का नियमन और परास का नियमन करने में सक्षम होते हैं। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये जो सेकंड कहा जा रहा है, तो सेकंड ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए कोई मतलब आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए कोई क्रियाविधि उनके पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही पेड़ पौधे मिल जाते हैं। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि घोंघा और मतलब घोंघे और मछलियां शीत ऋतु से संबंधित ताप और जल शुष्कन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता यानी ओस्टिवेशन में चले जाते हैं। सेकेंड है कि शीतकालीन से संबंधित दबावों से बचने के लिए भालू शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो ये तो देखो, जो ये बात की जा रही है इसमें, तो देखो ये जो शीतकालीन से संबंधित जो पादप के दबाव होते हैं, ठीक है, तो ये लोग तो उसमें चले जाते हैं, ये हाइबरनेशन की क्रिया में भालू चले जाते हैं। जो शीतकालीन का दबाव होता है, जो ये अंटार्कटिका वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, तो इससे बचने के लिए वो अपनी जो मतलब अपचयन क्रिया को कम कर लेते हैं, और मतलब जो उनकी ऊर्जा को कंज्यूम करने की क्षमता होती है उसको भी कम कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। और घोंघा मछलियों की अगर बात करें
तो हमारा फर्स्ट वाला भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये घेंघा और जो मछलियाँ होती हैं ये भी अपनी ये शुष्कन और ये जो शीत ऋतु संबंधी जो समस्याओं से बचने के लिए ये लोग भी उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो नहीं नहीं ये गलत है हमारा स्टेटमेंट से फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला इसमें सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, क्योंकि मछलियाँ और ये मतलब शीत ऋतु में ऐसी ये क्रिया नहीं कर पाती हैं, इसीलिए जो इसमें, क्योंकि शीत ऋतु में ऐसी कोई समस्या होती नहीं उनके लिए है, तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका केवल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट। तो इसमें कहा गया है कि ये क्या हो गया, हाँ फोर्थ स्टेटमेंट, तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से पौधे की अनुकूलन दशाएं हैं। तो फर्स्ट है कि पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा यानी क्यूटिकल होती है। सेकेंड है कि रंध्र यानी स्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित हो जाते हैं। और थर्ड है हमारा कि दिन के समय रंध्र यानी जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं और चपटे तने होते हैं। तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, क्योंकि ये तो अभी विजन की टेस्ट सीरीज जो हमने फुल टेस्ट सीरीज सॉल्व की है उसमें अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इससे पहले भी जो विजन की जो हमने सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो उसमें भी क्वेश्चन था। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कुछ मतलब इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं और उसमें तो मैंने डिटेल में ही डिस्कस किया था। और देखो इसमें सारी विशेषताएं तो बता ही दी गई हैं, और ये मरुस्थल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ये ऐसी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जो पारिस्थितिक नियम के बड़े पैमाने पे स्पष्ट करता है कि गर्म जलवायु वाले जंतुओं की तुलना में गर्म जलवायु गर्म जलवायु वाले जंतुओं की तुलना में ठंडी जलवायु वाले जंतुओं में मौसम के अनुकूल छोटे अंग व शारीरिक शारीरिक उपांग पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है कि एलन का नियम है, ये कि बर्गमैन का नियम है, ग्लार्गर का नियम है, या फिर गास का नियम है। तो देखो इसमें अगर बात की जाए तो ये एलन का नियम है। जॉर्ज एलन ने जो इन्होंने 1877 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा था कि पारिस्थितिक नियम बड़े पैमाने पर स्पष्ट करता है कि गर्म जलवायु वाले जंतुओं की तुलना में जो ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में मौसम के अनुकूल छोटे उपांग और शारीरिक उपांग पाए जाते हैं, मतलब छोटे जंतु पाए जाएंगे वहाँ पे जहाँ मतलब ठंडा प्रदेश होगा, और उनके उपांग भी छोटे पाए जाएंगे, ताकि उनकी मतलब जो एनर्जी होती है वो कम से कम कंज्यूम मतलब वेस्ट हो वहाँ पे। ठीक है, उसको कंज्यूम करके रख पाएँ वो लोग। तो इसी पे ये आधारित नियम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें समष्टि जो पारस्परिक क्रियाओं के संबंध में बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति जो है अप्रभावित रहती है। सेकेंड है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना हानि होती, उसे सहभेजता कहते हैं। तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि अगर एक जंतु को लाभ हो रहा है, ठीक है, किसी प्रजाति से, ठीक है, लेकिन दूसरी को ना तो हानि हो रही है उससे और ना ही लाभ हो रहा है, तो इसे सहभेजता कहेंगे। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो अंतर जातीय परजीविता होती है उसमें क्या होता है कि एक जाति जो होती है हानि होता है, दूसरी जाति को मतलब जो अप्रभावित रहती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन हमने कई बार विजन वाली जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, कई बार कम से कम 10 बार ऐसा क्वेश्चन आया होगा और उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो यार आप लोग कह रहे थे कि सर सारी मतलब टेस्ट सीरीजें कवर करवा दो विजन की सारी। तो देखो विजन और ये इनसाइट है या और भी किसी इंस्टीट्यूट की उठा लो तो कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे, उसमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यार यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी के आधार पर तो ये लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो ये क्या मतलब कुछ अलग से थोड़ी लेकर आएंगे, तो वो चीज़ें सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करो, बस एक अगर टेस्ट सीरीज प्रॉपर फॉलो कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉलो कर लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बस ये है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और सारी टेस्ट सीरीजें होनी चाहिए उसकी, तो इससे आपका बहुत अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें परभक्षण जो है, परभक्षण के बारे में हमको बताना है। पेन थोड़ा सा मैं इसमें छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये हमारे मार्क्स हैं ना, ये बहुत रेड कर लेता हूँ ना,
ये सही रहेगा। तो परभक्षण के बारे में हमको बताना है, तो परभक्षण के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि परभक्षण पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जो संन्याल यानी कंड्यूट के रूप में कार्य करता है। सेकेंड है कि बीजों को खाने वाली गौरैया परभक्षण का एक उदाहरण है। तो ये तो बात सही है कि जो बीजों को खाने वाली गौरैया होती है ये परभक्षण का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये हमारा गलत है, क्योंकि परपोषी स्तर का जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है ये आपको जो ये कंड्यूट ये कंड्यूट संन्याल के बारे में बात करता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो कंड्यूट संन्याल होता है इसी के आधार पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है आगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी उत्पादकता के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप द्वारा निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया गया जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, ठीक है। सेकेंड है कि सकल जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है पादप प्रकाश संश्लेषण और इसकी जो निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा को कहते हैं प्राथमिक उत्पादन, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड में जो कहा गया कि सकल प्राथमिक उत्पादक के बारे में, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो ये खपत के आधार पर ये जो उपलब्ध ऊर्जा होती है उसको ये मतलब सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो फर्स्ट है कि हमारा अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें अपघटन जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल पोषण को खंडित करने में सहायता करते हैं। सेकेंड है कि खनिजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरियल और कवकीय एंजाइम अपरदनों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। और थर्ड है कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ह्यूमस होता है वो पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और एवं अकार्बनिक पोषक तत्व ये होते हैं, ठीक है। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं? तो इसमें अगर सही की बात करें तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो अपघटन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल जो कार्बनिक सामग्री होती है उसे तत्वों में यानी मतलब सरल में यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जल है पोषक तत्वों में ये खंडित कर देता है। लेकिन जो ये खनिजीकरण प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, ह्यूमस जो होता है पुनः सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और कार्बनिक पोषक तत्वों में टूट जाता है। तो ये मतलब इसकी ये स्टेटमेंट चेंज कर दिया गया है, खनिजीकरण की ये बात की जा रही है। और अपचयन जो प्रक्रिया होती है यह जिसमें बैक्टीरियल और कवकीय एंजाइमों द्वारा अपरदनों को जो सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ दिया जाता है। तो ये देखो अपोजिट कर दिया गया दोनों का है, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट वाला सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट है कि पादप केवल 30 से 40% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करता है यानी उसको संग्रहण करता है। सेकेंड है कि स्थित सस्य को जीवित जैविकों की मात्रा यानी जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। तो अगर इसमें बात करें तो ये देखो संख्या से तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि स्थित जो ये सस्य को जीवित ये मतलब जैविक मात्रा होती है, ठीक है, इसकी इकाई क्षेत्र में संख्या में मापा जाता है। लेकिन जो ये पादप होते हैं ये जो हमको विकिरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका केवल 2 से 3% ही ये मतलब इस्तेमाल कर पाते हैं, ये 2 से 10% तक, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि एक जलीय पारितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख जो है सनाल यानी कंड्यूट होता है। और सेकेंड है कि एक स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा के अधिकांश भाग का प्रवाह
चारण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें? तो देखो, अगर इसमें बात करें तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है इसमें, क्योंकि जो ये चारण खाद्य श्रृंखला का जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो आपको देखने को मिलेगा ये जलीय पारितंत्र में होता है, ना कि स्थलीय पारितंत्र में। और स्थलीय पारितंत्र में जो ऊर्जा का स्थानांतरण अगर बात करें तो ये जो उपयोग के आधार पर, मतलब उसमें जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, उसके आधार पर स्थानांतरण होता है। तो और ये मतलब कंड्यूट जो इसका प्रमुख जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, ये सन्याल यानी कंड्यूट के माध्यम से होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि किस पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है? तो फर्स्ट है कि समुद्र में जैव मात्रा भार का पिरामिड, या फिर सेकेंड है कि एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड, और थर्ड है कि एक घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो देखो, इसमें हमारा जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि एक घास के मैदान में जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ऊर्जा का, ठीक है, तो ये आपको खड़ी अवस्था में सदैव मिलेगा। लेकिन जो ये वृक्षों का होता है संख्या पिरामिड, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में, ये आपको उल्टा देखने को मिलेगा। और जलीय पारितंत्र में जो ये जैव भार का पिरामिड होता है, ये भी आपको उल्टा देखने को मिलेगा। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो जाता है उसे क्रमक कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि एक सुनिश्चित क्षेत्र में जो संरचना में उचित रूप से अंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक सुनिश्चित क्षेत्र की जो प्रजाति की संरचना में उचित रूप से जो अंकलित परिवर्तन जो होता है पारिस्थितिकी में, उसी को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। और ये जो मतलब समुदाय का संपूर्ण क्रम जो होता है वो क्षेत्रफल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्रमक कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 14। तो इसमें कहा गया है कि जलरंभी जो अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है, और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों की ओर अग्रसरित होता है। सेकेंड है कि चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण मूल अन्वेषण प्रजाति लाइकेन है। तो ये सही बात है, चट्टानों पे आपको सबसे पहले जहाँ कोई वनस्पति नहीं होती वहाँ लाइकेन देखने को मिलेगा ये। ठीक है, पहले ये लाइकेन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सेकेंड वाला तो स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये जलरंभी अनुकरण जलमग्न क्षेत्रों में जो होता है, इसमें अनुक्रमण की जो श्रेणी होती है वो हाइड्रिक से आपको देखने को मिलेगा समोदिक की तरफ, न कि शुष्क परिस्थिति की तरफ। तो ये हमारा गलत हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो फर्स्ट है कि जैव विविधता जो है ये आपको देखने को मिलेगी किसी क्षेत्र में उपस्थित जीन प्रजातियों और उपस्थित जो पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता होती है। ठीक है, और सेकेंड है कि सामाजिक जैव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया था। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जैव विल्सन ने जैव विविधता शब्द को लोकप्रिय बनाया था। और जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जीन या प्रजातियां और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो तीनों चीज़ें मिलती हैं उसी से इसका निर्माण होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता के कारण हैं? तो फर्स्ट है कि जो उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों में अपेक्षाकृत अबाधित हो रहा है। ठीक है, सेकेंड है कि हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न है तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। थर्ड है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है जिससे उत्पादन अधिक होता है।
तो देखो अगर इसमें बात करें तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है वहाँ सिंपल सी बात है ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के पास वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाएगी और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे पाए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और ये शीतोष्ण पर्यावरण में कम मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो ये सही बात है। यहाँ पे वहाँ पे बहुत कम मौसम देखने को मिलते हैं, जो चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें कहा गया है कि कौन जैव विविधता की क्षति के कारण है। तो जैव विविधता की क्षति के कारण हमको बताने हैं। तो फर्स्ट है कि आवासीय क्षति एवं विखंडन, अतिदोहन और विदेशी जातियों का आक्रमण, और ये सही विलुप्तता। तो देखो ये जैव विविधता के ये चारों कारण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चारों के चारों, इनको तो बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। और वैसे भी आवासीय क्षति होगी तब जैव विविधता की क्षति होगी, अतिदोहन उसका किया जाएगा, विदेशी जातियाँ आ जाती हैं तो वो आक्रमण करती हैं, देशी जातियाँ वहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, और सह विलुप्तता। तो ये चारों कारण इसके मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP का भाग हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, USA है, रूस है, न्यूजीलैंड है। तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन USA और रूस इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। और इसमें अगर बात करें तो जो टोटल जो कंट्री कितने हैं, तो इसमें टोटल आपको 16 कंट्री देखने को मिलेंगे। उसमें आसियान के 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। और आसियान के बाद आपको देखने को मिलेगा जापान है, इसमें चाइना है, और साउथ कोरिया है, और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। तो ये मतलब 16 कंट्री हैं। ये RCEP में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जो साइन हुआ है ना, तो उसमें इंडिया ने साइन नहीं किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसीलिए ये इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 2012 में स्थापना हुई थी, जो आसियान जो कंट्री हैं इनके द्वारा की गई थी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इतना फैक्ट था, तो इसको मैंने बता दिया ताकि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने रहे हैं। और इंडिया ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो इससे जो लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि समुद्री तल के नीचे कुट्टानाड कृषि प्रणाली का अभ्यास किया जा रहा है। तो फर्स्ट है कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु में है। तो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है। ये केरल की बात की जा रही है, केरल के कुट्टानाड में ये जो मतलब समुद्र तल के नीचे कृषि की बात की जा रही है, तो बहुत ही चर्चा में है। और विजन में भी ये 2-3 बार क्वेश्चन आया था, तो इसमें मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, तो इसमें S4 ट्रायम्फ मिसाइल के बारे में बताना है इसमें। तो फर्स्ट है कि यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड है कि यह प्रणाली एक साथ एकाध लक्ष्यों को भेद सकती है। और थर्ड है कि यह प्रणाली 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 4000 किलोमीटर क्षेत्र में लड़ाकू विमान, मानव रहित हवाई जो वाहन हैं, और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो S4 ट्रायम्फ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, ये रसिया का सिस्टम है, ठीक है। तो USA का नहीं है, ये रसिया का है, और इसी को इंडिया ने ख़रीदा है अभी। तो USA इस पे इंडिया पे बैन लगाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो वहाँ से ख़रीद रहे हो ऐसा ही सिस्टम आप मेरे यहाँ से ख़रीदो, लेकिन इंडिया ने रसिया से ख़रीदा है, ठीक है। और ये एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है, क्योंकि ये एक साथ लगभग 36 लक्ष्यों को भेज सकती है, ठीक है। और इसकी जो ये क्षमता की बात करें तो ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक, 4000 नहीं 400 किलोमीटर के रेंज में ये मतलब कोई भी लड़ाकू विमान, मानव रहित वाहन या बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल है उसको ये भेज सकती है, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा ख़रीदा गया सिस्टम है, तो उसी के बारे में है ये, ठीक है। तो ये हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें सुनहरे लंगूर की प्रजाति के बारे में बताना है, ये कहाँ की स्थानिक प्रजाति है। तो फर्स्ट है कि पश्चिमी घाट और श्रीलंकाई क्षेत्र, पूर्वी घाट, भूटान और पड़ोसी असम का वन क्षेत्र, और भारत व बांग्लादेश का सुंदर वन क्षेत्र। तो इसमें देखो ये लंगूर जो होते हैं सुनहरे, ये असम वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, असम भूटान वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये अभी बहुत तेज़ी से इनकी संख्या घटी है, तो इन्हें मतलब विलुप्त श्रेणी में घोषित कर दिया गया है।
तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये भी क्वेश्चन उसमें विजन में था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें समुदाय के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है समुदाय जीवों की समान प्रजातियों का एक समूह है जो विशिष्ट समय के दौरान एक सुपरिभाषित क्षेत्र में निवास करता है। सेकेंड है कि अधिकांश जो समुदायों के नाम प्रमुख पौधों के रूप में नामित, जो समुदाय होता है उसका नाम एक प्रमुख पौधे के रूप में रखा जाता है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है, ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो भी ये अधिकांश समुदाय होते हैं, ठीक है, तो वो किसी पौधे के नाम पे रखे जाते हैं। और ये जो इसमें समुदाय जीवों की समान समूह है, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो इसमें समस्त जीवों का जो समान प्रजातियों का समूह होता है, समुदाय का नहीं, समस्त जीवों का, ठीक है, वो किसी विशिष्ट समय के दौरान सुपरिभाषित क्षेत्र में निवास करता है, उसी को बोलते हैं समुदाय, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 23 तो संक्रमिका की यानी इकोटोन के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि ज्वार नदमुख संक्रमणिका यानी इकोटोन का एक उदाहरण है, और इकोटोन तनाव का क्षेत्र है, और एक पूर्ण विकसित संक्रमणिक जो एक विकसित इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो असन्न समुदाय में से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो संक्रमणिका होती है, तो जैसे एक ये पारितंत्र है, एक ये दूसरा पारितंत्र है, तो पॉसिबल है कि इसके जो जीव होते हैं इस क्षेत्र में भी मिलेंगे और इस पारितंत्र के जीव इस क्षेत्र में मिलेंगे। तो यही जो मिलन का क्षेत्र होता है इसी को इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 24। तो इसमें कहा गया कि जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताना है कि इसके प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है कि प्रदूषण अल्पकालिक होता है, सेकेंड है कि प्रदूषण वसा में घुलनशील होना चाहिए, और प्रदूषण जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। तो देखो इसमें सही बात है कि जीवों में जो प्रदूषण होता है जैविक रूप से सक्रिय होता है और वसा में घुलनशील होता है, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये प्रदूषण जो होता है वो अल्पकालिक नहीं होता है, दीर्घकालिक होता है, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 25। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बोरियल वन की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है कि उसमें सदाबहार पौधों की प्रजातियों जैसे कि फर है, देवदार है, पाइन है, वृक्षों की विशेषताएं पाई जाती हैं। सेकेंड है कि बोरियल वन मृदा में मोटी पॉडजॉल की विशेषता पाई जाती है, ये अपेक्षाकृत खराब होती है। सेकेंड है कि ये अम्लीय मृदा होती है। तो सही बात है, ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं, मतलब ठंडी ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये बोरियल वन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ देवदार, फर और पाइन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और ये अम्लीय मृदा भी यहाँ पे पाई जाती है। सामान्यतः आपको जो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको अम्लीय मृदा देखने को मिलेगी, लेकिन ये बोरियल वन में जो ये पॉडजाल होती है ये मोटी नहीं होती, ये महीन होती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।